हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस यानी स्फेरिकल मिरर वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की मिरर के सामने अगर उसको रखा जाए तो इमेज किस तरह से बनती है, कहाँ पर बनती है, ठीक है। रियल, वर्चुअल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और उसके आगे देखा मैग्नीफिकेशन फैक्टर। जी हाँ, मैग्नीफिकेशन फैक्टर हमें ये बताता था कि अगर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से डिफरेंट पोजीशन पर रखा है तो फिर उसकी इमेज किस जगह पर बनेगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनती है, लेकिन अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो फिर उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर कभी भी नहीं बनती, वो भी या तो ऊपर बनेगी या तो नीचे बनेगी। और ये चीज़ किस टर्म से पता चलती है? ये चीज़ पता चलती है मैग्नीफिकेशन फैक्टर से। जी हाँ, इसलिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर ना हो तब के लिए, या कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि लीनियर ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जिसमें एरिया भी हो, यानी दो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि वॉल्यूम है यानी कि तीनों डायमेंशंस हैं। तो ऐसे में उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर से कहाँ पर बनेगी, कितने साइज़ की बनेगी, किस तरह से ओरिएंटेड होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग मैग्नीफिकेशन फैक्टर वाले टर्म से ही बता सकते हैं, ठीक बात। तो चलिए देखते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर। मैग्नीफिकेशन फैक्टर हम लोग पहले देख चुके थे और इसमें एक कैलकुलेशन हम लोग कर चुके थे कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, याद होगा आपको, ऐसा रखा होने को हम लोग क्या नाम देते थे, क्या बोलते थे इसको, है ना। एक ऑब्जेक्ट अगर मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा होता है, बताइए इसको क्या नाम कहते थे, किस तरह से रखा हुआ है ये, इसको हम लोग बोलते थे कि ये ट्रांसवर्स वे में रखा हुआ है, ठीक है। और ट्रांसवर्स वे में अगर रखा हो तो इसकी इमेज किस तरह से ओरिएंटेड होगी। ओरिएंटेड मीन्स ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी, किस तरह से प्लेस्ड होगी, कितने साइज़ की बनेगी, ये सारे टर्म्स, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग करते थे मैग्नीफिकेशन फैक्टर MT की हेल्प से, है ना। याद होगा MT का फॉर्मूला क्या होता था, देख लीजिए जल्दी जल्दी। MT का फॉर्मूला होता था V/U, है ना। तो हम लोग पहले इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को यूज़ करके पहले तो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, और इमेज डिस्टेंस आ जाने के बाद यहाँ पर रखते थे विद साइन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखते थे विद साइन, और MT की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे। और MT अगर पॉजिटिव होता था तो हम कहते थे कि ऑब्जेक्ट जिस साइड होगा इमेज भी उसी साइड होगी। साइड मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट ही नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज भी नीचे बनेगी। कब? व्हेन MT इज़ पॉजिटिव। और जब MT नेगेटिव होता है तब क्या कहा जाता है, तब ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे बन जाएगी, उलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, या अगर ऑब्जेक्ट ही नीचे है तो इमेज बनेगी ऊपर, उलट जाएगी। इसी को बोलते थे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोग MT से करते थे। अच्छा, MT हमें दो चीज़ें देता है। MT हमें एक तो साइन बताता है, और दूसरी चीज़ MT से वैल्यू, MT की वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट होती है। याद है आपको MT की वैल्यू का रोल क्या होता है? MT की वैल्यू का रोल ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट कितने साइज़ का है तो इमेज कितने साइज़ की बनेगी। ये सारी कैलकुलेशन हम लोग करते थे MT की वैल्यू से। कैसे? कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू MT टाइम्स वैल्यू ऑफ MT इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम लोग MT की वैल्यू से करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा था पिछली लेक्चर में, पिछली क्लास में, जब एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली प्लेस था, यानी ट्रांसवर्स वे या लैटरल वे में रखा हुआ था। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वे में। अब सोचिए अगर एक ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनल वे में रखा हो, यानी कि मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा हो, जैसे कि अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कुछ लेंथ का ऑब्जेक्ट मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी मिरर है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा भी ये मिरर है, ये देखिए,
तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? देखिए कहाँ पर बनेगी ये तो हम लोग v से बता सकते थे, लेकिन कितनी लंबी बनेगी, कितने साइज़ की बनेगी, इसके लिए हम लोग डिफरेंट तरह से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो, ठीक बात, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से प्लेस्ड होगी और कितने साइज़ की बनेगी, देखिए ये भी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। और वो जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, ठीक है। देखिए अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऑर्डर का हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग किसे बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि ये L, अगर ये लेंथ इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ही ऑर्डर का है, यानी अगर कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा है और इस ऑब्जेक्ट की लंबाई है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है या 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये लेंथ है, दोनों सब कंपेरेबल है, बहुत छोटी लेंथ नहीं है ये इसके कंपैरिजन में, ठीक बात। लेकिन अगर इस टाइप का डेटा गिवन हो, कहा जाए कि एक 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की लंबाई है 2 मिलीमीटर और ये रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ 2 मिलीमीटर और कहाँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो इस टाइप की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है तो ये नेग्लिजिबल है, ये लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो ये दो तरह के केसेस, एक वो केस जिसमें कि ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऑर्डर की है, और दूसरा वो केस जिसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बहुत ही कम है, इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो चलिए पहला केस हम लोग कर लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ही ऑर्डर की हो, ठीक है, तो देख लेते हैं कि if case 1 if length of object is of order of object distance, ठीक बात, कि अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऑर्डर की हो यानी नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम लोग कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ठीक है, जो कि सेकंड था। पहला था ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ये सब लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए ही है, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन में दो चीज़ें थी, फिर से देख लीजिए भाई, लीनियर मैग्नीफिकेशन में दो चीज़ थी, इसको आप ये कह दीजिए, ये था ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो हम लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन किसको बोलेंगे, जब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक लीनियर ऑब्जेक्ट मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वे में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के मैग्नीफिकेशन को देखिए हम लोग इस तरह से डील करते हैं। तो पहला केस हम लोग इसी में देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऑर्डर की हो, जैसे 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो हम कहेंगे ये सब सेम ऑर्डर की लेंथ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में पता लगाने के लिए देखिए हम लोग किस टाइप का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग कोई नई टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई नया टर्म इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको पुराने ही सब जो मेथड्स हम लोग जानते हैं उन्हीं मेथड्स से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज़रा सोचिए, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की लंबाई ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऑर्डर की है,
ठीक है। तो ऐसे में हम लोग काम ये करते हैं, हम इसके दोनों एंड्स को देख लेते हैं कि इसका दोनों एंड मिरर से किस किस दूरी पर है, इसका दोनों एंड मिरर से किस किस दूरी पर है। जैसे सपोज़ ये रखा हुआ था x पर, ठीक है, और ये है दूरी l, और ये दोनों सेम ऑर्डर की हैं। तो हम पहले इसके एक एंड को देखते हैं कि इसका ये वाला एंड किस दूरी पर रखा है। यानी एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंगे x या -x, साइन कन्वेंशन के साथ कहें तो -x, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की पहले हम लोग इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, मिरर्स फार्मूला लगाकर। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो आप इसकी इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलिए भाई, दूसरी बार हम लोग कैलकुलेशन ये करेंगे, सेकंड कैलकुलेशन अपनी ये होगी कि अब हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे कि इस वाले पॉइंट की इमेज कहाँ पर बनती है, इसको एज अ सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर। यानी एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंगे क्या, x + l, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पता लगाने के लिए कि इमेज ए की इमेज कहाँ बनती है, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, फॉर पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बी, और ये किसके लिए, फॉर पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट की इमेज और बी पॉइंट की इमेज के लिए हम लोग एक बार इस वाली दूरी को ले लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और उसमें लगाएंगे मिरर्स फार्मूला, और उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे v1। और फिर दूसरी बार हम लोग इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जैसा लेंगे और उसमें भी मिरर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके लिए भी हम लोग एक इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। बस अब ये दोनों इमेज डिस्टेंसेस आ गई। अब आप इनको प्लॉट कर दीजिए, फिगर में बना दीजिए कि ये इमेजेस कहाँ पर बनेंगी, ठीक है। तो जब आप इनकी इमेजेस बना दोगे, मैं मान लीजिए ये इमेज बन रही है बैक साइड, और बैक साइड सपोज़ v1 की वैल्यू आ गई, v1 की वैल्यू कुछ आ गई सपोज़ माइनस या प्लस 10 सेंटीमीटर, और v2 की वैल्यू आ गई +20 सेंटीमीटर। तो v1 को हम लोग यहाँ पर बनाते, ये हम कहेंगे कि ये b की इमेज बनेगी, ये v1 पर। और फिर जब a की इमेज बनाना है तो सपोज़ a के लिए डिस्टेंस कुछ आ रही है, ये v2 आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों ही पॉइंट्स की इमेज को प्लॉट कर देंगे, और प्लॉट करने के बाद अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर बन रही है इस b पॉइंट की इमेज और यहाँ पर बन रही है इस a पॉइंट की इमेज, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? बिल्कुल बनेगी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार हो गई। तो इस तरह से हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा हुआ है तो इमेज वहाँ पर कितनी बड़ी बनेगी। अच्छा भाई, इसमें इमेज की लेंथ क्या हो जाएगी बताइए? लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगी इस बार? लेंथ ऑफ इमेज हम लोग बता सकते हैं सिंपली v1 और v2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मॉड इसलिए लगा दिया गया, जो भी बड़ा हो छोटा हो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग इमेज की लंबाई बता सकते हैं। ठीक बात? तो अगर इस टाइप का डेटा गिवन है तो हम इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज की लेंथ और इमेज को प्लॉट इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो कोई नया टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बस हमने दोनों ही एंड्स की इमेज फॉर्मेशन कर ली, दोनों ही पॉइंट्स को एक तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर और उसमें मिरर्स फार्मूला लगाकर अलग अलग पॉइंट की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले ली, फिर उससे हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली और दोनों ही इमेजेस को प्लॉट कर दिया और उन दोनों इमेजेस के बीच में पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ये सिंपल तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात? चलिए भाई देखें, जैसे देखिए कुछ इस तरह का डेटा गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इमेज की लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। देखिए, जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं जिससे कि प्रैक्टिस और हो जाएगी। देखिए सपोज सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये मिरर रखा हुआ है और ये रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट।
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। अब ज़रा सोचिए, 10 सेंटीमीटर पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, तो क्या कहेंगे, ये दोनों ही डिस्टेंस कंपेरेबल है, नेग्लिजिबल नहीं है कि भाई ये दूरी इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, ऐसा नहीं है, दोनों ही सेम ऑर्डर की हैं। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे ए पॉइंट की। तो बताइए, अगर हम लोग ए पॉइंट की इमेज फॉर्मेशन करेंगे, अच्छा अब इसकी फोकल लेंथ कुछ ले लेते हैं, सपोज़ 10 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो एक बार हम लोग अगर इस ए पॉइंट की इमेज फॉर्मेशन करें तो बताइए यू को क्या लोगे आप, -30, यू लिया जाएगा -30, अच्छा एफ़ क्या लिया जाएगा, क्योंकि कॉनकेव है तो -10, और इसमें हम लोग मिरर्स फार्मूला अप्लाई करें तो 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यानी -30। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया ए की इमेज, ए पॉइंट की इमेज बन रही है -15 पर। अब चलिए हम लोग सेम टाइप की कैलकुलेशन कर लेते हैं पॉइंट बी के लिए। तो पॉइंट बी के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बताइए पोल से पॉइंट बी की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि इसके लिए आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, -40, और फोकल लेंथ अभी भी वही है। फिर से आप लगा दीजिए इसमें भी मिरर्स फार्मूला, तो 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू इस बार -40। फिर से इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/10, ठीक बात। तो बताइए ज़रा, इससे v की वैल्यू क्या जानी चाहिए, v की वैल्यू अगर आप देखोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, देखिए भाई 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 40 -40/3, ये आ गया b की इमेज की दूरी। और देख सकते हैं भाई 40/3 जो है वो 15 से छोटा है ना, देखो 15 से ये कम है, तो कोई नहीं भाई, ये हो गया a की इमेज की डिस्टेंस और ये हो गई b की इमेज की पोजीशन, लोकेशन। अब ज़रा इनको प्लॉट कर दो, देखिए 15 सेंटीमीटर अगर यहाँ पर आएगा यानी a की इमेज यहाँ पर बन रही है, और b आएगा 15 से छोटा तो b यहाँ पर बन रहा है कहीं पर, तो इसके बीच में ये पूरी इमेज बनेगी। ये देखिए इमेज बन गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज की लंबाई बताइए, तो लेंथ ऑफ इमेज हम लोग बता सकते हैं इन दोनों में जो बड़ा हो, भाई ये 15 है, ये 40/3 है, तो इमेज की लेंथ क्या हो जाएगी, 15 - 40/3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग इमेज की लेंथ बता सकते हैं अगर डेटा कुछ इस प्रकार का गिवन है तो। कोई हम लोगों ने अलग से टर्म यूज़ नहीं किया, कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करी, वही पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उसी मेथड से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक बात। तो ये तो वो केस है जब ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ऑर्डर की हो, तब इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। अब देख लेते हैं केस 2 इसका, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो देखिए सेकंड केस हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की लंबाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, जैसे कहा जाए कि भाई 2 मिलीमीटर का एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है ना, 4 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो इस प्रकार का अगर डेटा गिवन है, इस प्रकार की डिस्टेंसेस गिवन है, तो ऐसे के लिए हमारा जो अप्रोच होता है वो थोड़ा बदल जाता है। अब हम उस ऑब्जेक्ट की दोनों एंड्स की इमेज फॉर्मेशन नहीं करेंगे, अब हम डिफरेंट तरह से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे देखिए भाई, इस प्रकार से कैलकुलेशन, जैसे कहा जा रहा है फिर से कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है ये इस तरह से, लेकिन इस बार इसकी जो लंबाई है वो इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है ना। जैसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा जा रहा है 4 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट, 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट, है ना, इस टाइप का अगर डेटा गिवन है, तो सोचिए ये सारी डिस्टेंसेस इसके कंपैरिजन में तो एक तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देंगी इसको। तो अब हम इसकी दोनों एंड्स की अलग अलग इमेज फॉर्मेशन नहीं करेंगे, अब हम ऐसा मानेंगे कि एक पूरा एक छोटा ऑब्जेक्ट, एक लगभग पॉइंट ऑब्जेक्ट
एक किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब इसकी दोनों दूरियों को हम यहाँ से अलग अलग नहीं लेंगे। अब हम कहेंगे कि एक लगभग एक पॉइंट साइज़ का ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखा है। अब दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस नहीं है, अब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये कुछ दे रखा होगा x। तो इस डिस्टेंस को लेकर सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसका पता लगा लेंगे, ठीक बात। चलिए भाई, इसकी इमेज का पता लगा सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, सपोज़ इसकी लेंथ है x की डिस्टेंस पर, इसको अगर हम लोग मान लें du लेंथ की ये इमेज है du, ठीक है। या इसको आप ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लीजिए। तो u की डिस्टेंस पर du वेरी स्मॉल लेंथ का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सपोज़ इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो आपसे ये कहा कि यूजिंग u एंड f सॉल्व v। तो v हम लोग सॉल्व कर लेंगे मिरर्स फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। u और f को यूज़ करके आप v सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए कि इसकी इमेज बनेगी कहाँ, ठीक बात। चलिए भाई, जैसे इसकी इमेज बन रही है, v की वैल्यू आ गई कुछ नेगेटिव, तो हमने इसकी इमेज यहाँ बना दी है। तो सपोज़ यहाँ कहीं पर इसकी इमेज बन रही है, ये v की डिस्टेंस पर बन रही है और इस इमेज की लंबाई है dv, ठीक है। जब डिस्टेंसेस वेरी स्मॉल होती है ना, तो हम लोग उसको इस टाइप से ही तो लेते हैं, आपको याद होगा, है ना। वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है तो हम लोग डेल्टा u ना करके डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल लेंथ है, वो डिफरेंशियल लेंथ है, ठीक है। तो u की डिस्टेंस पर du लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो सपोज़ v की डिस्टेंस पर dv लेंथ की इमेज बन रही है। ये लेंथ ऑफ इमेज है, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। u हमें पता था, f हमें पता था, तो हमने क्या सॉल्व कर लिया, v सॉल्व कर लिया। अब देखिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ml से, है ना। और जनरली सभी मैग्नीफिकेशन फैक्टर होते क्या है डेफिनेशन वाइज, साइज़ ऑफ इमेज अपॉन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताइए इमेज का साइज़ यहाँ पर क्या है dv और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है du, यानी ये जो रेशियो होगा वो ml कहलाएगा। अब हमें सॉल्व करना है ये रेशियो। अब देखिए ये रेशियो कहीं से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए एक रिलेशन हमें पहले से ही पता होता है, कौन सा रिलेशन, एक रिलेशन हमें पहले से ही पता होता है, दैट इज़ मिरर्स फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। हमें सॉल्व करना है ये ml, और ml क्या है, साइज़ ऑफ इमेज अपॉन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज़ ऑफ इमेज अपॉन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक बात। अब देखिए तो ये रेशियो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो तो पार्शियली अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया होगा डिफरेंशिएट करने का। तो 1/x है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x² dx, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो 1/f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/f² df, 1/u का डिफरेंशिएशन 1/u² du, और 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² dv। तो ये हो गया कि अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियल, तो इस प्रकार का आपको वैल्यू मिलेगी। अब देखिए ये है df मीन्स चेंज इन फोकल लेंथ। तो मिरर की फोकल लेंथ तो नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि मिरर का कोई कर्वेचर जैसा चेंज वाली चीज़ नहीं है। तो ये टर्म हो जाएगा 0 बिकॉज f इज़ कांस्टेंट। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, -du/u² -dv/v²। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं dv/du। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए भाई इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा dv/du इक्वल टू -v²/u², ये आ गया। और यही चीज़ तो होता है ml, यानी ml की वैल्यू क्या आ गई, ml का फॉर्मूला क्या आ गया, -v²/u², तो ये हो गया ml का फॉर्मूला। अब देखिए भाई ml लाइक एम्प्टी, तो एम्प्टी हमें दो चीज़ें बताता है, एक तो उसका साइन भी इम्पॉर्टेंट होता है और एक उसकी वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट होती है।
साइन का इम्पोर्टेंस किस लिए? साइन का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इमेज किस तरह से रखी होगी, ऊपर बनेगी इमेज या सीधी बनेगी इमेज, ये पता लगाने के केस में साइन काम आता है। वैल्यू किस काम आती है? साइज़ पता लगाने के काम आती है। यहाँ पर भी देखो ML में भी साइन भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रही हैं। तो फिर से बताइए साइन का रोल क्या होगा? इमेज का ओरिएंटेशन पता लगाने में कि किस तरह से इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में प्लेस्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनेगी या ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड बनेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो क्या इमेज ऐसी ही बनेगी या इमेज उलट जाएगी? देखो इसमें उलटना कैसा होगा? ऐसा, अगर फ्रंट में बनी तो ऐसे उलट गई, और अगर ये ऑब्जेक्ट है अगर बैक साइड बनी तो ऐसे उलट गई। तो ये हो गई उल्टी इमेज। और सीधी इमेज कब मानी जाएगी? अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो यहाँ बनी तो सीधी, यहाँ बनी तो सीधी। तो इस तरह से सीधी और इस तरह से उल्टी होगी इस तरह के रखे होने के केस में। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिए, ML आ रहा है -v/v² और यहाँ पर फिर से जब भी आप v और u को विद साइन पुट करोगे तो बताइए क्या इसके साइन का कोई इम्पोर्टेंस रहेगा? यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्क्वायर हो रहा है। तो अगर v² भी हो गया, u² भी हो गया, तो v और u को आप किसी भी साइन के साथ रखिए वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। यानी कि ये जो माइनस साइन है ये कभी भी पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स ML विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ML विल ऑलवेज बी नेगेटिव। v और u कैसे भी हो साइन में, हमेशा ML नेगेटिव ही आना है, और हमेशा अगर ML नेगेटिव ही आएगा दैट मीन्स इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड। यानी चाहे इमेज फ्रंट में बने और चाहे इमेज बैक साइड बने, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है यानी उसका A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, तो जब भी इसकी इमेज बनेगी तो ऐसी उलट जाएगी, ऐसी उलट जाएगी, तो A पॉइंट इधर आ जाएगा और B पॉइंट इधर आ जाएगा। कितनी बड़ी बनेगी तो लिख सकते हैं इमेज विल ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इमेज पहली बात तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, और दूसरी चीज़ साइज़ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा या लेंथ ऑफ इमेज? बताइए, अब लेंथ ऑफ इमेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ML टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ML की वैल्यू रखकर आप इमेज की लंबाई बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, यानी कि A', B' बराबर ML टाइम्स AB। यहाँ पर अब हमें ML की हमें सिर्फ वैल्यू रखना है, साइन नहीं रखना। साइन ने हमें ये बता दिया कि इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ठीक बात? चलिए भाई, तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। एक तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फैक्टर था, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में एम्प्टी पॉजिटिव भी आने के चांस होते हैं और नेगेटिव आने के भी चांस होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के केस में हमेशा ML नेगेटिव ही आ रहा है। देखिए इस बात को ज़रा आप थोड़े कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि ML हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए। देखिए भाई, इसको ज़रा हम लोग फील करते हैं कि क्यों हमेशा ML नेगेटिव ही आना चाहिए, क्यों हमेशा इमेज उल्टी ही बनेगी। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, स्क्रीन को इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई ML अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये तो मैथमेटिकली आ रहा है, इसी को आप कैसे और फीलिंग के साथ में इसको समझें। ज़रा देखिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इमेज की लंबाई इस सिचुएशन में निकाली जाएगी। पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट, पिछले वाले में तो हम लोगों ने v1 - v2 करके इमेज की लंबाई निकाली, लेकिन इस बार पहले हम लोग ML सॉल्व करेंगे, और ML सॉल्व करने से भी पहले क्या सॉल्व करेंगे? मिरर्स फार्मूला अप्लाई करके v सॉल्व करेंगे, और v सॉल्व होने के बाद हम लोग उसको देखेंगे कि इमेज किधर बनेगी, फ्रंट में या बैक साइड। v नेगेटिव आता है तो इमेज बनती है फ्रंट में, v पॉजिटिव आता है तो इमेज बनती है बैक साइड। तो इमेज को प्लॉट करेंगे, फिर इमेज कितनी बड़ी बनेगी इसके लिए ML की वैल्यू सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम लोग इमेज की लंबाई बता सकते हैं। अब ज़रा देखिए कि क्यों इमेज हमेशा नेगेटिव ही बन रही है, इसको ज़रा हम लोग थोड़ा और फीलिंग के साथ में समझते हैं। देखिए क्यों हमेशा इमेज इन्वर्टेड बन रही है। देखिए आप खुद ही सोचिए, ये आप कर क्या रहे हो, ये है क्या चीज़?
अरे ये मिरर है ना, तो सोचिए अगर ये मिरर है और इसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा, तो सोचिए अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से मिरर के सामने रखा और आप इसमें देख रहे हो मिरर में, सपोज़ आप यहाँ खड़े हो और आप इस ऑब्जेक्ट को मिरर में देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद ही देखिए इस ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो मिरर के ज़्यादा करीब है, जब आप उस मिरर में देखोगे तो वही पॉइंट तो आपको फ्रंट में दिखेगा, वही पॉइंट तो आपको फ्रंट में दिखेगा, ये वाला पॉइंट तो और दूर दिखेगा। चलिए ऐसा सोच लें, ऐसा सोच लें। सोचिए हमने हाथ में कोई चीज़ छुपाए हुए हैं, ऐसे हम यहाँ पे छुपाए हुए हैं, ठीक है, हमने हाथ से ऐसे छुपा रखा है, कोई चीज़ यहाँ पर है, ठीक बात, और सामने मिरर लगा हुआ है और मेरे भी आगे कोई पर्सन खड़ा हुआ है ना, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मेरे हाथ में कोई चीज़ है और यहाँ पर कोई चीज़ हमने छुपा रखा है हाथ में पीछे, ठीक बात, और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ज़रा सोचिए ये पर्सन जब मेरी इमेज देखेगा मिरर में, तो क्या कभी भी वो मेरे हाथ में क्या छुपा है वो देख सकता है? आप इसको थोड़ा विजुलाइज करिए, है ना, इसको थोड़ा इमेजिन करिए कि ये ऑब्जर्वर है, ये मैं हूँ, है ना, ये कोई पर्सन है, ये मैं हूँ, और मैंने एक चीज़ छुपा रखी है पीछे, और ये पर्सन जब मिरर में देखेगा तो कभी भी मेरे हाथ में छुपा क्या है क्या वो देख सकता है? अरे नहीं देख सकता ना। यानी कि जब भी वो मेरी इमेज देखेगा तो उसमें भी ऐसा ही मैं दिखूँगा कि मेरे हाथ में कुछ छुपा हुआ है ना। इस पर्सन को जब भी मैं दिखूँगा तो मेरे हाथ में जो चीज़ छुपी हुई है वो ऐसे ही तो दिखाई देगी। क्या वो खुली हुई दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी? नहीं भाई, अगर ऐसे दिखाई दे तो देखिए भाई कितना आसान हो जाए किसी चीज़ को ऐसे देखना, छुपी हुई चीज़ को देखना, कि आप उधर मिरर लगा दीजिए और छुपी हुई चीज़ आपको दिख जाए। नहीं होगा कि अगर यहाँ पर आपने कोई चीज़ ऐसे छुपा रखी है तो जब भी कोई पर्सन चाहे इधर हो या उधर हो, जब भी मिरर में देखेगा तो उस मिरर में भी उस पर्सन की यानी इसकी इमेज जो बनेगी वो ऐसी ही छुपी हुई बनेगी, ऐसी ही छुपी हुई बनेगी। ये देखिए भाई, ये यहाँ पर ये पीछे छुपा ही रहेगा, कभी भी ओपन नहीं होगा। इसको आप लॉजिकली सोच सकते हो, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई कार्ड खेल रहे हो, सपोज़ आप कार्ड खेल रहे हो, आपने कार्ड छुपा रखा है, अपनी तरफ कर रखा है, क्या कोई मिरर उधर लगाकर आपके कार्ड को देख सकता है कि आपके पास कौन से कार्ड्स हैं? नहीं देख सकता है। जब भी वो मिरर लगा के उधर देखेगा भी तो उसमें भी आपका छुपा हुआ ही कार्ड दिखाई देगा, यानी ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये दो तरह के मैग्नीफिकेशन फैक्टर थे, एक तो ट्रांसवर्स वाला और एक लॉन्गिट्यूडनल वाला। लॉन्गिट्यूडनल वाले को करने के दो तरीके थे, जब साइज़ सफिशिएंट हो और जब साइज़ नेग्लिजिबल हो। सफिशिएंट को कैसे हैंडल करना है, नेग्लिजिबल को कैसे हैंडल करना है, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। ठीक बात, चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं आगे। देखिए एक एग्ज़ाम्पल हम लोग इस केस पर भी बेस कर लेते हैं। देखिए इस केस पर बेस्ड अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे कि कहा जाए कि एक मिरर है कॉनकेव, इसकी फोकल लेंथ गिवन है, फिर से फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस बार कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तो रखा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, इस ऑब्जेक्ट का साइज़ ये है ओनली 4 मिलीमीटर। तो कहा जा रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ इट्स इमेज, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। तो AB ऑब्जेक्ट की इमेज की लंबाई क्या होगी ये पता लगाना है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम देखो, फिर से 4 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ये लेंथ, ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है ना। तो ऐसे में एक प्रकार से एक तरह का पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कुछ दूरी पे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सिर्फ एक प्रकार की है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसकी डिस्टेंस अलग और इसकी डिस्टेंस अलग नहीं लेंगे, इसी डिस्टेंस से काम चलेगा। तो पहला काम ये करिए कि आप इसमें u को लेकर यानी -30, f को लेकर यानी -10, आप v सॉल्व कर लीजिए।
यूजिंग मिरर्स फार्मूला। तो 1/-10, 1/-30 प्लस 1/v। तो यहाँ से देख सकते हैं v की वैल्यू आ जाएगी -15। ठीक है, आप सॉल्व करिए, पुराना ही डेटा ये, तो उसी डेटा को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो v की वैल्यू आ जाएगी -15। अब ज़रा सॉल्व कर लीजिए ml। तो ml का फॉर्मूला होता है v²/u² माइनस। ठीक है, तो आप इसमें रखेंगे माइनस और -15 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर। ये देखिए, इसीलिए आपसे कहा कि यहाँ पे साइन कुछ भी हो स्क्वायर होने के बाद तो वो पॉजिटिव हो ही जाते हैं। तो ये वाला माइनस कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके साइन हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो ये हो जाएगा फिर 1/2 यानी 1/4 ml आ जाएगा 1/4 माइनस। तो माइनस फिर से ये बता रहा है कि इमेज बनेगी उल्टी, कितनी दूरी पर बनेगी 15, -15। तो -15 मीन्स होता है फ्रंट, तो इमेज एक तो बनेगी फ्रंट में, इमेज बनेगी उल्टी। तो क्या हम लोग यहाँ पर बना दें इमेज ये इस तरह से, ये देखिए ये हो गया a', ये हो गया b', और इमेज बन कहाँ पर रही है 15 पर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक बात। अच्छा, इमेज की लंबाई क्या होगी? तो लेंथ ऑफ इमेज के लिए हम लोग क्या काम करें, ml टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ml की वैल्यू क्या है 1/4 और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4। तो ये क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर, यानी इमेज की लंबाई आ जाएगी 1 मिलीमीटर लेंथ। ये इमेज बनेगी 1 मिलीमीटर लेंथ, फ्रंट में बनेगी 15 सेंटीमीटर पर बनेगी, और इसकी लंबाई होगी 1 मिलीमीटर। ठीक बात। तो ये सारी कैलकुलेशन, इस प्रकार की कैलकुलेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं जब डेटा इस तरह का गिवन हो तब। ठीक बात। चलिए भाई, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन और लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने दोनों सीखा। एक और अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इन्हीं सब पर बेस्ड। देखिए जैसे, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो अभी बताया उसी तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इमेज ऐसी रखी थी, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था, इमेज ऐसी बनेगी उल्टी। उल्टी हमेशा बननी है, चाहे फ्रंट में बने हो चाहे बैक साइड बने, उल्टी बनेगी। और ये आपको डिफरेंट तरह से लॉजिकली भी आपको समझाया क्यों उल्टी इमेज बनेगी। समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, देखिए एक हम लोग और केस देख लेते हैं, केस नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसी पर बेस्ड, एक अच्छा एग्जाम्पल। देखिए जैसे कहा जा रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के सामने एक वायर था, और उसको हम लोगों ने यू शेप का बनाया। ये वायर है, तो इसको बना लिया यू शेप का, ये ऐसे यू शेप का, और यू शेप के वायर को यहाँ रख दिया गया। ये देखिए भाई, ये यू शेप का वायर ऐसे रखा हुआ है। तो कहा जा रहा है अगर ये यू शेप का वायर ऐसे रखा जाए और इसकी साइज़ ऐसे है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक बात। तो ये 10-10 सेंटीमीटर का ये तीनों साइड्स, यानी कि टोटल इस वायर की लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, ऐसा कुछ था ऑब्जेक्ट। अब कहा जा रहा है कि ये बताइए कि इस मिरर में जब इस वायर की इमेज बनेगी तो उस इमेज में टोटल वायर का साइज़ क्या होगा, वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी। जैसे अभी वायर की टोटल लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, जब इसकी इमेज बनेगी तो उसमें वायर की, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड टोटल लेंथ ऑफ वायर in image of a U-shaped wire placed as shown in figure। ठीक है, तो इस फिगर में ये रखा है यू शेप का वायर है और इस वायर की टोटल लंबाई है 30। तो पूछा रहा है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ वायर इन इमेज। तो इसकी इमेज में टोटल वायर की लंबाई क्या होगी। तो देख सकते हैं, अच्छा कुछ डेटा और गिवन है भाई। इसकी फोकल लेंथ या रेडियस दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है ये,
और ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर। ये डेटा और गिवन है। अब हमें इसकी इमेज में, इसकी जो इमेज बनेगी उसमें वायर का टोटल लंबाई क्या होगी ये बताना है। देखिए भाई, तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाए ज़रा सोचिए। देखो, इस तरह से आप सोच सकते हो कि भाई इसमें 3 सेगमेंट्स हैं। इस पूरे वायर में 3 सेगमेंट है। एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट या एक पार्ट ये, और एक पार्ट ये, है ना। कोई ये भी सोच सकता है कि इन तीनों पार्ट्स की अलग अलग इमेज बना ली जाए, इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग डील किया जाए और उसकी इमेज बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ज़रा सोचिए कि तीनों की इमेज बनाने की कोशिश आप करोगे, नहीं भाई, तीनों की इमेज बनाने से अच्छा है अरे आप सिर्फ 2 ही की इमेज बना लीजिए, एक इस वाले पार्ट की और एक इस वाले पार्ट की। इन 2 पार्ट्स की आप इमेज बना लीजिए, मतलब इमेज डिस्टेंस सॉल्व कर लीजिए, उनको प्लॉट कर दीजिए। तो सोचिए, जहाँ पर इसकी इमेज बनी, फिर जहाँ पर इसकी इमेज बनी, अरे उन दोनों के बीच में ही तो ये बीच वाले पार्ट की इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो बीच वाले पार्ट को आपको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस वाले पार्ट की के लिए v सॉल्व कर लीजिए, उसको प्लॉट कर लीजिए, उसका साइज़ देख लीजिए। फिर इस वाले पार्ट के लिए v सॉल्व कर लीजिए, उसको प्लॉट कर लीजिए और उसका साइज़ देख लीजिए। उन दोनों के बीच में इस पूरे मिडल वाले सेगमेंट की इमेज बन जाएगी ऑटोमेटिकली, तो उसको आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। देख लीजिए भाई, स्क्रीन पॉज कर दीजिए और ज़रा खुद से ट्राई करने हैं, इसको खुद से ट्राई करें 1 मिनट के लिए, उसको बताया जा रहा है अभी। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अब ज़रा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये देखिए, इसको हम लोग नाम देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो पहले हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं वाला पार्ट है उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो लिख सकते हैं भाई फॉर पार्ट ए बी पार्ट के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें। तो बताइए, ए बी वाला पार्ट किस प्रकार से रखा हुआ है? ट्रांसवर्स वे में रखा हुआ है, लैटरल वे में रखा हुआ है। लैटरल ट्रांसवर्स दोनों एक ही बातें हैं। अच्छा भाई, कितनी दूरी पे रखा है? -30 हम लेंगे। एफ़ क्या ले लेंगे? कॉनकेव है, तो -r/2 यानी कि -10। और इसका v सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, इसके लिए आप v सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मिरर्स फार्मूला लगाओगे, तो फिर से ध्यान रखिए भाई, ये वही पुराने डेटा हैं। तो v की वैल्यू तो आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। ठीक बात, यानी ए बी वाले पार्ट की इमेज बनेगी -15 मीन्स फ्रंट में, यहाँ कहीं पर इमेज बनेगी। अभी ये देखना बाकी है कि इमेज ऊपर बनेगी या इमेज नीचे बनेगी, ये अभी देखना बाकी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं? इसके लिए हम लोग काम करते हैं एम सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, एम का फॉर्मूला होता है -v/u। अब इसमें v की वैल्यू भी पुट करिए, u की वैल्यू भी पुट करिए और विद साइन पुट करिए। तो विद साइन अगर आप v और u की वैल्यू पुट करेंगे तो ज़रा बताइए क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा -12। और -12 हमें क्या जानकारी दे रहा है? -12 हमें 2 जानकारी दे रहा है। एक तो इमेज बनेगी उल्टी और इमेज बनेगी आधे साइज़ की। एम आ रहा है हाफ ना, तो हाफ साइज़ की इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और हाफ साइज़ की इमेज बनेगी। ये देखिए भाई, ज़रा इसको उल्टी इमेज बना दीजिए, यानी कि यहाँ पर इमेज बना दीजिए। तो ए बी वाले की इमेज यहाँ पर बनेगी। और एक हिंट आपको पिछले क्लास में और दिया था भाई, भले ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है उसकी इमेज वहाँ से नहीं हिलती, यानी कि बी वाले की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी। हाँ, ए वाले की इमेज नीचे आ गई क्योंकि एम उल्टा है, निगेटिव है। तो ए की इमेज, ए पॉइंट की इमेज यहाँ पर बनेगी और इसका जो साइज़ होगा वो हो जाएगा 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एम आ रहा है हाफ। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फॉर सी डी पार्ट, फॉर पार्ट सी डी। बताइए, सी डी वाले पार्ट के लिए अगर आप कैलकुलेशन करोगे कि भाई ये पार्ट यहाँ पर है, इसकी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, तो इसके लिए बताइए u की वैल्यू क्या लेंगे आप? ये था टोटल 30 और ये है 10, तो आप u लोगे -40, है ना। ये पूरा कितना था? ये दे रखा था 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 + 10 यानी सी डी वाला पार्ट मिरर से रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पर।
चलिए भाई, तो u आ रहा है -40, क्यों? क्योंकि सामने रखा हुआ है। f अभी भी -10। अब फिर से इसमें मिरर्स फार्मूला लगाइए, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो इससे भी सॉल्व कर लीजिए, इससे भी आप v सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा -40/3। सॉल्व कर लीजिएगा, v आ जाएगा -40/3, ठीक है। और -40/3 फिर से हमें बता रहा है कि इमेज बनेगी फ्रंट में, और 40/3 और 15 में कौन छोटा बड़ा है? 40/3 छोटा है ना, क्योंकि 15 होता है 45/3 और ये 40/3, यानी कि CD वाले की इमेज यहाँ कहीं पर बनेगी, थोड़ा और पास बनेगी, 40/3 पर बनेगी। अच्छा भाई, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी? ज़रा इसमें भी लगा दीजिए मैग्नीफिकेशन फैक्टर। तो इसमें भी अगर आप लगाएंगे तो -40/3 और -40, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, तो आ रहा है आंसर -1/3। यानी फिर से इमेज उल्टी बनेगी और 1/3 लेंथ की बनेगी। उल्टी इमेज बनेगी और 1/3 लेंथ की बनेगी, यानी कि फिर से बताइए, C पॉइंट की इमेज तो प्रिंसिपल पर ही रहेगी और D वाले की इमेज यहाँ पर आ गई, और इस बार इसकी इमेज बनेगी 1/3। अरे 1/3 मीन्स C डैश D डैश बराबर हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। 10 की 1/3 यानी कि 10/3 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, A डैश B डैश क्या आ गया था? बताइए भाई, A डैश B डैश की वैल्यू क्या आ गई थी? ये आ गई थी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 10/3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या जानना बाकी है? सिर्फ C डैश B डैश या B डैश C डैश। बताइए ये लेंथ कितनी होगी? अरे ये था पूरा 15 और ये है आपका 40/3। तो बताइए रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 15 - 40/3 यानी कि 5/3 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये बीच वाले पार्ट की भी इमेज की लंबाई आ गई। तो हमें इसके लिए कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बस इसके और इसके बीच में पूरी बीच वाले पार्ट की इमेज बनेगी। अब आप पूरे वायर की टोटल लंबाई देख लो, तो टोटल वायर की लंबाई क्या हो जाएगी? देयरफॉर टोटल लेंथ, बताइए टोटल लेंथ इस बार हो जाएगी कितनी? 5 सेंटीमीटर प्लस 5/3 प्लस 10/3। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5/3 प्लस 10/3, और ये टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 15 और 3, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल ये 30 सेंटीमीटर का वायर था, लेकिन इसकी इमेज की टोटल लंबाई आ रही है 10 सेंटीमीटर। ठीक बात। तो ये सारी कैलकुलेशन आज हम लोगों ने सीखी कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स वे में रखा हो या लॉन्गिट्यूडनल वे में रखा हो, इस प्रकार से रखा हो, तो कैसे हम उसकी इमेज फॉर्मेशन करें और कैसे हम उसकी इमेज को प्लॉट करें, कैसे हम उसकी इमेज की लेंथ, हाइट तक पहुँचें। तो ये सारी कैलकुलेशन आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखी, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि अगर एक मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चलता है तो उसकी इमेज किस वेलोसिटी से चलती है ना। ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने प्लेन मिरर में करी थी, और प्लेन मिरर में करना तो बहुत आसान था, लेकिन कर्व्ड मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ऐसे में ये देखना कि एक ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने चल फिर रहा है, आगे पीछे जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी और इमेज का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। ये सारी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ओके।